Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, morning. Good morning, sir. मॉर्निंग। भाई गुलजार अहमद, तुमने तो यार उमेर सर का फोटो लगा रखा है। मुझे लगा कि उमेर सर ही क्लास करने आ गए हैं। ऐसे डराया मत करो यार। Yes, sir. मुझे लगा उमेर उमेर ही आ गया क्लास करने भाई। चलिए, अच्छी बात है गुलजार जी, आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में अपना कितना हो गया था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास तक तो जरूर पूछ ले भाई। No, sir. CPSP, ओके, देखो आता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो पूरा बता दिया था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो हमने जरूर देखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर याद कर रखिए। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो बहुत आसान था, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। लेकिन अगर n1 n2 अलग अलग ऑर्बिट्स हैं तो उनके लिए फॉर्मूला था n1 माइनस n2 अपॉन इंटू n2 माइनस n1 प्लस वन बाई टू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर याद रखिए। एंड उसके बाद हमने ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल की बात की थी, और उसमें हमें पता चला था कि बोर्स मॉडल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, और उसमें स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। और सीधी सीधी बात है कि ये हाइजेनबर्ग इंसेंटिविटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोर्स मॉडल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज बारी है आज का जो मेन टॉपिक था। कौन है भाई, इतना बढ़िया आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यूसुफ रब्बानी जी नमस्ते। यूसुफ रब्बानी जी, आपका माइक खुला हुआ है। इजराउल हक, आपका भी माइक खुला हुआ है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं बोलना चाहते हैं तो माइक बंद कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए, यूसुफ रब्बानी जी का कौन है? यूसुफ भाई, Class, यूसुफ, sir. Class में. अच्छा यूसुफ रब्बानी, अच्छा ये CPSP है, ओके ओके। अच्छा ये रब्बानी सर है, ओके सर। चलिए चलिए, तो आज अपन लोगों को जो मेन बात करनी है वो है डुअल नेचर की। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आज समझना था, और इसके बारे में बात हमें बिल्कुल करनी है। और थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, बट आज अपन लोग थोड़ा डिटेल में इस आइडिया को जनरेट करेंगे कि कैसे डुअल नेचर की बात इस मार्केट में होती है। एनीवे, तो डुअल नेचर को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको मैथमेटिकली चेंज कर लेंगे। डुअल नेचर नाम का जो जो कंसेप्ट है वो डी ब्रॉगली नाम के एक आदमी ने दिया था। तो उसका कहना था कि कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल जो मूविंग है, अगर आप m मास के पार्टिकल हैं और आप मूव कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि आपके ऊपर एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। दैट मीन्स उसने ये बोला कि दुनिया में हर एक मूविंग पार्टिकल के ऊपर वेव होता है, वो डुअल नेचर का होता है। उसने ऐसा क्यों बोला या उससे क्या फायदे हुए, तो उसने देखा लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थे। एक ग्रुप बोलता था कि लाइट पार्टिकल है, फोटोन से मिलकर बना है, द मिनिमम एनर्जी क्वांटा, प्लैंक्स थ्योरी, E इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। दूसरे लोग बोलते थे कि नहीं, लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
लाइट में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब होता है। ठीक है, तो दोनों आपस में मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पहली बार जब इस चीज को एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने, तो उसने बोला कि भाई लाइट एक मूविंग, अगर हम लाइट को पार्टिकल माने तो लाइट एक मूविंग पार्टिकल है, और मूविंग पार्टिकल होने की वजह से उसके ऊपर वेव नेचर होना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप प्योर पार्टिकल होंगे या प्योर वेव होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना वेव नेचर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं पार्टिकल हूं, मैं अगर मूव कर रहा हूं और अगर मेरे ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो पार्टिकल की ही डिपिक्ट हो रही है, तो उस एक्सपेरिमेंट में मैं पार्टिकल हूँ। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूँ और मैं प्रॉपर्टी वेव वाली एग्जिबिट करने लग गया, तो भाई साहब मैं उसी सेम टाइम पे वेव हूँ। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के ऊपर कितने फ्रीक्वेंसी की या कितने लैम्डा की वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, बादा करो मैं बिजी है मिस्टर AK786। भाई एक तो आप लोग अपने अपने नाम सही कर लीजिए यार, ये मिस्टर AK786 कौन है? Silently, press the floor. यार ये लोग सही नहीं है। Hello, sir. मिस्टर AK786 अपना नाम सही करें और अपना माइक बंद रखें। और यूसुफ रब्बानी जी, आपकी आवाज मतलब आप आई थिंक क्लासरूम में है, आवाज आपका आ रहा है, तो आप अपनी आवाज बंद कर लें जब तक कि आपको डाउट नहीं पूछना हो क्लास में किसी को। तो मैं ही म्यूट कर दूँ। हेलो, हाँ भाई क्लासरूम में कौन है भाई अवेलेबल? मेरे को क्लास नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं होगा, क्या हो रहा है सर ये? पता नहीं, ये क्लासरूम का डिस्टरबेंस है भाई। कबीर जी, ये मतलब क्लासरूम, ये अभी जो जैसे CPSP में क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है, ये कौन देखता है? उस बंदे का नंबर दीजिए या फिर उससे कोऑर्डिनेट करिए आप। तो CPSP में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनका माइक भी बंद नहीं हो रहा है और काफी नॉइजेस आ रहा है क्लासरूम से। ठीक है, एक बार देखिए जरा। ओके, चलिए तो वापस चलते हैं, वापस से वही मतलब बेस बनाना पड़ेगा, आप क्या ही करें, इसमें दिक्कत है। चलिए, मैं आपको क्या बोल रहा था कि पहली बार डुअल नेचर का जो फंडा है, डुअल नेचर का मतलब क्या है, आपके दो दो नेचर है। दैट मीन्स जैसे अगर मैं आपको फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये आपका मतलब ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से एक पत्थर को v वेलोसिटी से फेंकते हैं। ठीक है, तो पत्थर जो है वो क्या है, वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर वो पार्टिकल नेचर है तो ये बात पक्की है कि आप पत्थर की पूरी ट्रेजेक्टरी बना पाएंगे, पत्थर कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, किसी भी पॉइंट जनरल टाइम पे उसकी x, y कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे। अगर ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ठीक है, आपको उसकी वेलोसिटी पता होगी vx, vy, आपको उसकी हाइट पता होगी कि वो कितने हाइट पे है पत्थर। ये आप पूरा काम कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। गुड मॉर्निंग सर, सुनाई दे रहा है? कौन बोल रहा है भाई? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोल कौन रहा है भाई, कहाँ? आवाज नहीं आ रही है। हाँ गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलिए। चलिए, तो देखिए पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है। पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि आपका पार्टिकल की पोजीशन किसी भी जनरल टाइम टी पे हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं, बाकी जो पैरामीटर है जैसे कितनी हाइट पे है x, y कोऑर्डिनेट में, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज प्योर पार्टिकल नेचर।
तो आपकी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 10⁻+6 मीटर तक की रेंज में, ये आपकी रेंज है दुनिया की समझने की। समझ में आ रही बात? तो इस रेंज में जितनी भी चीजें होती हैं उनमें आप पार्टिकल नेचर को बड़े आराम से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट एनर्जी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी, मतलब मैं कहूँ कि फॉल्ट, विदाउट एनी मैं कहूँ कि एरर। ठीक है, बट अगर मैं आपको जैसी सब एटॉमिक रेंज में जाता हूँ या बहुत ही छोटे, अगर मैं एटॉमिक रेंज में गया, तो एटॉमिक रेंज में जाते ही आपका पार्टिकल जैसे m मास का पार्टिकल है, लेकिन वो एटॉमिक रेंज में है, मतलब उसकी साइज जो है वो एंगस्ट्रम में है या पिकोमीटर्स में है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, और आप उसको अगर v स्पीड से फेंकेंगे तो वो कभी भी आपको एग्जैक्ट मतलब ट्रेजेक्टरी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डुअल नेचर ऑफ मैटर का कहना यह है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर हमेशा एक वेव एसोसिएट हो जाती है। अगर उस वेव का लैम्डा वेवलेंथ है तो लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो लैम्डा हमेशा मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब सोचिए, अगर आप पत्थर फेंक रहे हैं या कोई बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल का जो मास है, जो मोमेंटम है, जब आप उसको उसकी लैम्डा निकालोगे तो वो लैम्डा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। दैट मींस इस केस में जो वेव नेचर एसोसिएटेड है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पार्टिकल नेचर। बट जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी, मोमेंटम बहुत कम होता जाएगा। एज सुन एज मोमेंटम कम होता जाएगा, लैम्डा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब लैम्डा बढ़ता जाएगा तो आप कभी भी एक सीधी रेखा में ट्रेवल नहीं कर सकते, हमेशा आपको एक वेव की तरह ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया कि डुअल नेचर ऑफ मैटर हर एक मैटर में देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन लाइट but also in subatomic particles. That means the particle which are having very low mass, of course the wave associated will be, the wavelength associated will be very high, and particle को जिस इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था वो अब ऐसे मूव ना करते हुए कैसे मूव करेगा? वेव की तरह। वेव की तरह मतलब कुछ इस टाइप से मूव करेगा। समझ में आई बात? That means now this m mass particle is having what? Dominating wave nature, not as a dominating particle nature. तो तुम बोलो कि भाई ये कब वेव नेचर डोमिनेट करेगा, कब पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो मोमेंटम जितना कम होगा पार्टिकल का, उसके ऊपर एसोसिएटेड लैम्डा उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे बॉल का एग्जांपल ले लेता हूं, और मैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लेता हूं। तो बॉल जो है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन है भाई? अमीन अमीन उज्जामान, बोलिए, आपको कोई डाउट है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। भाई आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका आवाज मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत चल रही है आई थिंक, अब पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत है, जो फिर से ही बताना पड़ेगा। मुझे लगता है फिर से ज्वाइन ही करना पड़ेगा, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। और वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्लासरूम में, क्लासरूम की के जो टेक्निकल लोग हैं उनको बोलिए कि वो सही करें, क्योंकि बाकी लोगों को तो वॉइस आ ही रहा है। क्या भाई, बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है क्लासरूम को छोड़ के? यस सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो ये क्लासरूम की दिक्कत है, क्लासरूम का जो इंटरनेट वगैरह है उनको आप चेक करिए। ठीक है,
जो भी अवेलेबल हो। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था सभी लोगों को, मैं ये समझा रहा था कि भाई जब भी कोई पार्टिकल एम मास का पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, मतलब उसके ऊपर एक एसोसिएटेड मोमेंटम है, जब वो पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तब उसके ऊपर कोई वेव नेचर नहीं होता है। लेकिन जब वो पार्टिकल चलता है तो ऑफ कोर्स उसके साथ एक वेव चलने लग जाती है। ठीक है, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम ये नेचर, हम ये डुअल नेचर नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका मोमेंटम इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि लेमडा एसोसिएटेड बहुत ही छोटा हो जाता है। समझ में आई बात? तो हम डुअल नेचर नहीं देख पाते, हमें हमें हर एक चीज पार्टिकल नेचर की लगती है, ठीक है, जो भी मूव कर रही होती है। लेकिन जब आप सोचिए, जब आप एटॉमिक रेंज में चले जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करेंगे, तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसका जो मास है वो 10⁻³ वर्ग किलोग्राम है। ऑफ कोर्स जब आप उसका मोमेंटम निकालेंगे तो बहुत ही कम आएगा, और जब बहुत ही कम मोमेंटम आएगा तो लेमडा एसोसिएटेड जो है वो उसकी साइज से भी ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, और जब लेमडा एसोसिएटेड साइज से भी बड़ा आएगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन कभी सीधी रेखा में चल ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पार्टिकल नेचर दिखाई नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक वेव की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ उसके खुद के साइज के ऑर्डर से भी बहुत बड़ी है। समझ में आई बात? वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली। बट सबसे पहले जो बेसिक आइडिया जो दिया गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल आपके क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन में आपको पार्टिकल नेचर ही देखने को मिलता है, क्योंकि लेमडा एसोसिएटेड इज वेरी वेरी लेस देन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, बट जैसे ही हम एटॉमिक रेंज में जाते हैं, जो लेमडा एसोसिएटेड है दैट इज इक्विवेलेंट टू और ग्रेटर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रही बात? एज सून एज लेमडा पार्टिकल की साइज से बड़ा हो गया, दैट मीन्स अब आपका पार्टिकल की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट क्या कहते हैं वेलोसिटी है, उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। यही चीज आगे चल के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन जाता है। क्लासरूम में टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, वी आर अनेबल टू गेट यू। यस आई नो। चलिए, सो बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हैं कि भाई पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर आपको देखने को तभी मिलेगा जब क्या होगा, जब लेमडा एसोसिएटेड आपकी साइज से बड़ा हो जाए। लेट्स सपोज दैट आप मूव कर रहे हैं, आप पार्टिकल हैं, नो डाउट, मैं आपकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे स्टडी कर सकता हूं जब तक आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके ऊपर जो वेव एसोसिएटेड है वो आपकी साइज जो कि मीटर में है उसके रेंज में या उससे बहुत ज्यादा छोटी है, इतनी माइन्यूट है कि आपके अंदर जो वेव नेचर है उसको मैं देख ही नहीं सकता, उसको मैं प्रूव ही नहीं कर सकता, एनालाइज ही नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, और उसके ऊपर जो लेमडा है अगर वो उसकी साइज, अगर वो एटॉमिक रेंज में आ गई साइज, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जो है अब उसको बाय डिफॉल्ट वेव नेचर भी दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और कितना कोई वेव नेचर दिखाता है, कौन सा पार्टिकल कितना वेव नेचर शो करेगा, उसको देखने के लिए डी ब्रॉगली ने एक कंसेप्ट दिया, जिसको उसने बोला कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है किसी भी पार्टिकल की, जो कि एम मास का है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब जिसका मोमेंटम हो गया एम वी, सो हमेशा आपको ये मिलेगा कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी दैट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दिस इज नोन एज डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर को आप लाइट से भी समझे, पिछले केसेस में मैंने आपको बताया कि लाइट पार्टिकल भी होता है, लाइट वेव भी होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की तरह बिहेव करता है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, इन सब में। ठीक है, तो लाइट पार्टिकल है या वेव है, तो आंसर है लाइट दोनों है। व्हाई? बिकॉज लाइट में अगर हम लाइट के फोटॉन्स को उनका पार्टिकल मान लें तो ऑफ कोर्स उनके पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ वेव नेचर होगा, और वो वेव नेचर जो है वही लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, हम ऐसे बोल सकते हैं।
समझ में आ रही बात? सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि भाई वे डुअल नेचर हर जगह देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको डुअल नेचर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब आप एटॉमिक रेंज में चले जाते हैं तो वहां पे कोई भी मूविंग चीज होगी वो डुअल नेचर दिखाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसकी अगर मैं बात करूं, सो डी ब्रॉगली ने इस चीज को मतलब कंसेप्चुलाइज किया और उसने एक कंसेप्ट दिया जिससे कि मैं अलग अलग क्या कहते हैं वेवलेंथ को, मूविंग पार्टिकल की अलग अलग वेवलेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, और उसी चीज को हमें अभी आज वाले टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, दैट इज द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सो 1924 में डी ब्रॉगली नाम के एक आदमी ने ये दिया, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगली प्रपोज्ड दैट an electron like light behaves both as material particle and as a wave, ब्रैकेट में डुअल नेचर। ठीक है, और इसी चीज को जब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, बोर्स मॉडल की एक परेशानी यही थी कि भैया बोर्स मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या माना, पार्टिकल माना, वेव माना ही नहीं। लेकिन डी ब्रॉगली का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो लाइट की तरह ही डुअल नेचर दिखाता है, वो पार्टिकल भी है एट द सेम टाइम वो एक वेव भी है। ठीक है, और डी ब्रॉगली ने कैसे क्या कहते हैं अपना कंसेप्ट दिया, उसने बोला कि फॉर अ पार्टिकल of mass m traveling with a speed v, ठीक है, the wave length of wave associated with the particle will be lambda, पार्टिकल था m मास का, v स्पीड से जा रहा था, so lambda will be inversely proportional to the momentum of particle. So this is the concept given by डी ब्रॉगली कि जो m मास का पार्टिकल है v स्पीड से जा रहा है तो इसके ऊपर हमेशा एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। अगर उस वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, then lambda will be inversely proportional to the momentum of the particle। ठीक है, 1/p। मोमेंटम कितना होगा इस केस में? मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड। सो दैट मींस वी कैन क्लियरली राइट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल mv। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, सो दैट इज प्लांक कांस्टेंट h/p, या इसी को हम बोल सकते हैं h/mv। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। h क्या है? h है आपका प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको आपको बिल्कुल लिख लेना चाहिए और ये बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है, प्रूफ कैसे हुआ इसको? अगर मैं इस कंसेप्ट को प्रूव करना चाहूँ तो मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। जैसे अगर मैं लाइट के लिए देखूं, एग्जाम्पल फॉर लाइट, तो लाइट के लिए मान लेते हैं लाइट का आपके पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो बताइए एज पर पार्टिकल नेचर लाइट की एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ लाइट विल बी h2 और hc/λ। अगर मैं बोल लूं कि लाइट का, क्योंकि मैंने लाइट को क्या कर कन्वर्ट कर दिया m मास के पार्टिकल में जिसकी स्पीड c है, ठीक है, यही किया था। बोलिए, लाइट को हमने क्या माना था? पार्टिकल, फोटॉन्स,
जिनकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। अगर उस लाइट की वेवलेंथ लेमडा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो अब आप जरा फोटोन पे फोकस करिए। फोटोन का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, ठीक है। अब फोटोन का अगर मास है m, तो मैं दूसरी एनर्जी आइंस्टीन की इक्वेशन से लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो दैट इज सेकंड। ये दोनों चीजें एक ही चीज को बता रही है, आई कैन इक्वेट देम, ठीक है। तो लाइट के वेव के हिसाब से एनर्जी कितनी है, लाइट के पार्टिकल की एनर्जी है सी बाई लेमडा, और आइंस्टीन के हिसाब से अगर m मास का पार्टिकल है लाइट, तो उसकी एनर्जी, उसके ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है, एम सी स्क्वायर। ये दोनों चीजें एक ही एनर्जी को बता रही है, लाइट के पार्टिकल की एनर्जी को। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी से एक सी कैंसिल हो गया, आप क्लियरली देख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी आएगा। और फोटोन के लिए एम सी क्या है, एम उसका मास है जो अज्यूम्ड मास है, सी उसकी वेलोसिटी है। सो फॉर लाइट इट इज कमिंग सेम, एच बाई पी। So it is proved. समझे। तो आपने जो प्लांक्स थ्योरी बनाई थी और प्लांक्स थ्योरी का जो मॉडल था एनर्जी वाला, दैट इज वेरी ट्रू। व्हाई, बिकॉज इट इज आल्सो कमिंग एज पर द व्हाट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है, बोलिए, सबको समझ में आया। तो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट जो था 1924 में दिया गया था, और उसके हिसाब से उसने बोला कि कोई भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल है, then it behaves both as a particle and as well as a wave. That means all subatomic particles which are moving, they behaves in dual nature. That means they are particle as well as wave. In Bohr's model, we have taken only the particle nature of electron, but in reality, electron can also exhibit wave nature also, and the wave associated on any moving particle, ठीक है, of mass m and velocity v, that means momentum p, will always be inversely proportional to the momentum of the particle. So this was the major concept at that time, और ये बहुत ज्यादा important concept है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। तो मोमेंटम आप निकाल लीजिए, और उसका प्रूफ हमने लाइट के लिए करके दिया है। सो दिस इज द प्रूफ। समझ आ रही बात, कि लाइट के लिए हमने जो अभी तक अज्यूम किया है, अगर लाइट एक वेव है जिसकी वेवलेंथ लेमडा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो लाइट की एनर्जी एज पर प्लांक्स थ्योरी कितनी है, एच न्यू है एच सी बाई लेमडा। अगर मैं लाइट के वेव को पार्टिकल नेचर का मानूं, तो एम मास का पार्टिकल होगा मेरा, मास ऑफ फोटोन, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन। So of course E equal to mc square, that can be assumed, and these two things represent the same thing. Both are energy associated with the light, so we can equate them. As soon as we can equate them, we can see that lambda is coming as h upon p for photon. Yes, कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई m मास का पार्टिकल मिले, ठीक है, तो कोई भी m मास का पार्टिकल आपको मिल रहा है जिसकी स्पीड आपको v गिवन है, तो आप बड़े आराम से उसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, एंड दैट विल ऑलवेज बी h by p। ठीक है, वो अलग बात है, हर केस में वेव नेचर मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा, कुछ केसेस में ही वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा। कौन है भाई अपना माइक खोल के बैठे हैं? रिजाउल हक जी, क्या दिक्कत है बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हाँ बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन सर वेव की तरह कैसे सर चलता है सर? वही तो मैं वेव बता कैसे रहा हूँ होता आपको, वही तो बता रहा हूँ कि जो डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लेमडा की वैल्यू आती है वो उसकी साइज से भी बड़ी आती है। ठीक है, आपके ऊपर वेव नेचर क्यों नहीं दिखता है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं क्वेश्चन है आपके पास एक बॉल है क्रिकेट की बॉल है, मान लेते हैं उसका वजन है 100 ग्राम, और उसको आपने फेंका। ठीक है, मान लेते हैं आपने उसे फेंका कितनी स्पीड के साथ, मान लेते हैं आपने उसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड, यही कर सकते हो आप। ठीक है, आपने एक बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये एम मास का पार्टिकल है, मास हो गया, आपको वेलोसिटी भी पता चल गई। इस बॉल के ऊपर एसोसिएटेड वेवलेंथ को निकालिए एज पर डी ब्रॉगली।
तो लेमडा कितना आएगा, h/mv। बोलो यही आएगा। h की Yes, वैल्यू sir. कितनी है, 6.625 इंटू 10⁻34 अपॉन मास कितना होगा बॉल का, 100 ग्राम है, 100 ग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम में 0.1 और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लीजिए, आएगा 3.312 इंटू 10⁻34 मीटर। आया नहीं आया, बोलिए। ठीक है, सर। आप ठीक है सर। बताइए, आप बताइए क्रिकेट की बॉल की साइज किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, रेडियस या डायमीटर? अब बताइए क्रिकेट की बॉल का डायमीटर कितना होगा, कम से कम मान लेते 5 सेंटीमीटर तो होगा। जी सर। बोलिए, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर। इस साइज का वो पार्टिकल है और उसके ऊपर जो वेव एसोसिएटेड है उसका ऑर्डर है 10⁻34 मीटर। तो बताइए क्या आपको वो वेव दिखेगी इसके ऊपर, कभी भी नहीं दिखेगी। दैट नहीं मीन्स सर। क्यों, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। आपकी साइज है 10⁻² के ऑर्डर में और आपके ऊपर वेव एसोसिएटेड है 10⁻34 के ऑर्डर में। दैट मीन्स क्रिकेट की बॉल के ऊपर आपको कभी भी वेव नेचर नहीं दिखाई देगा, हमेशा क्या दिखाई देगा, पार्टिकल। समझ में आई बात? तो क्रिकेट की ठीक है बॉल सर। आपके लिए पार्टिकल है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की बॉल पे आ जाते हैं। मैं अब इसी इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, तो बताइए 4n इलेक्ट्रॉन हेलो सर। इन हेलो फर्स्ट सर। ऑर्बिट। सर हाँ, कौन बोल रहा है, बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है क्या सर? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर क्लासरूम सर क्लासरूम की आवाज आपके पास नहीं जा रहा है। नहीं, मेरे को वहां से शोर आ रहा है, नॉइस आ रही है। एनीवे, अब कौन बोल रहा था भाई, किसको मैं सर, एक्सप्लेन मैं कर रहा था मैं? अली अहमद सर। हाँ, अली अली अहमद। सुनिए भाई, तो अब मैं मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आप बताइए सर। खुद, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास तो पहले से जानते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बोलिए। ठीक ठीक है, है सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना ही होता है। वेलोसिटी जी सर। बताइए जरा फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है? तो आप जानते हैं Vn इज इक्वल टू V0 Z/n, यही जेड होता भाई। है। V0 जी सर। हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड कितनी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। बोलो इतनी होती है। यस Z सर। की वैल्यू 1 डाल दो, N की वैल्यू 1 डाल दो, हाइड्रोजन एटम की 1 फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड इतनी है। तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। चलिए इसके लिए लैम्डा निकालिए जरा, इसके ऊपर जो वेव नेचर एसोसिएटेड होगा उसके लैम्डा निकालिए, कितना आएगा? सो लैम्डा आएगा h एच। अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो आएगा या नहीं? ठीक, यस सर। चलिए जरा सॉल्व करिए। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा h मतलब 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी कितनी है 2.18 इंटू 10⁻6, इतने मीटर आएगा। बोलिए। यस सर। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, तो मैं बाकी सबको अलग कर लेता हूँ। 6.625, 9.1, 2.18 इनको अलग कर लिया मैंने। ऊपर कितना बचा 10⁻34 और नीचे कितना बचा 10⁻31 और मैं 6 31 6 25। 25। बोलो बचा या नहीं बचा? यस सर। 25 को इससे हटा दो, कितना बचेगा टोटल 10⁻9 9। बचेगा। यस सर। बताइए लेमडा किस ऑर्डर में आ रहा है 10⁻9। अगर ये और भी घटा दो 10⁻10 मतलब एंगस्ट्रम के ऑर्डर में आ रहा है। एंगस्ट्रम का ऑर्डर किसका होता है, साइज ऑफ एटम का होता है या नहीं? याद करो, Rn इज इक्वल टू R0n² Z। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है 5.529 एंगस्ट्रम होती है या नहीं? यस सर। तो बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर एसोसिएटेड, आप इलेक्ट्रॉन थे m मास के, v स्पीड से चल रहे थे, लेकिन आपके ऊपर जो लैम्डा एसोसिएटेड आया वो आपकी क्या एटम की साइज से भी बड़ा है। समझ में आ रही बात? यस सर। एटम की साइज के बराबर है। तो क्या आप कभी सीधे चल पाएंगे भाई साहब? आपको अगर ऐसे चलना था तो क्या आप कभी ऐसे चल पाएंगे? नहीं, आप हमेशा वेव फॉर्म की फॉर्म में ही आगे बढ़ेंगे। समझे? मतलब आपके ऊपर जो मेन नेचर डिपिक्ट होगा वो कौन सा होगा, वेव नेचर। वही। समझ नहीं बात? सो सब एटॉमिक पार्टिकल पे
क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, तो वेवलेंथ जो एसोसिएट होती है, जो जैसी उनकी साइज को ओवर पावर कर लेती है, ठीक है, या उसकी साइज के रेंज में आने लग जाती है, तो वो हमेशा हम मानते हैं कि इसमें डुअल नेचर है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल क्रिकेट की बॉल में, नॉर्मल पत्थर में आपके ऊपर डुअल नेचर नहीं दिखाई देता, लेकिन जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो मूव करते हैं, उन सब के ऊपर एक वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। अब समझ में आया आपको अली अहमद यस सर, जी? यस सर। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। क्लियर सभी लोग? बाकी लोग किसी को कोई भी दिक्कत है बताइए। दैट मीन्स बहुत सिंपल सी बात है, इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि जो क्रिकेट की बॉल है या आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वेव नेचर नहीं देखने को मिलता है, बट जैसे ही आप छोटे लेवल पे चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको वेव नेचर देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एसोसिएटेड वेवलेंथ साइज ऑफ एटम के ऑर्डर में आ जाती है। समझ में आई बात? तो ऑफ कोर्स वो वेव नेचर दिखाएगा। मतलब इसको अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं बोर्स मॉडल में, तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका पार्टिकल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका न्यूक्लियस है, Ze मास है, Ze उसके ऊपर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अभी आपके लिए कैसे मूव कर रहा था, मैं जस्ट केवल एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, वैसे तो आगे चल के आपको पूरा एक मॉडल ही मिल जाएगा इसके ऊपर। तो आपने पार्टिकल नेचर मान के इलेक्ट्रॉन की पाथ को कैसे दिखाया, जैसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। समझ में आ रही बात? ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या एज्यूम करके है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात या नहीं? बोलिए। क्लियर अली अहमद जी? ठीक है। यस सर। तो एज अ पार्टिकल उसको इसी लाइन पे चलना चाहिए, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर लैम्डा निकाला और लैम्डा उसकी साइज के ऑर्डर में आ गया, दैट मींस उसके ऊपर हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होगा और वो कभी सीधी रेखा में नहीं चल पाएगा, वो हमेशा वेव की तरह चलेगा। समझ में आ रही बात? सो दिस Yes, इज sir. द रियल डिपिक्शन। समझ में आ रही बात? ओके, दिस दैट वाज द आइडियलिटी on the basis of what? Particle nature of electron। भाई गुलजार अहमद यार, आपकी फोटो देख के बार बार मेरे को मैं डर जाता हूँ यार भाई। ये उमेर सर क्यों क्लास कर रहे हैं? नहीं चलिए, anyway, बहुत बढ़िया गुलजार अहमद। सो रियलिटी में क्या है? रियलिटी में डुअल नेचर का है, दैट मींस उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कंक्लूजन आप समझ में आया अली अहमद जी आपको? क्या यस सर। सो दिस इज द थिंग, ओके। और इसकी वेवलेंथ कितनी है आप क्लियरली देख सकते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की ये। सो दिस विल बी योर लैम्डा एसोसिएटेड। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ये हम कितनी, कौन सी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा ये भी हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जनरली रिजल्ट आता है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो उतनी कंप्लीटेड वेव बनाता है। जैसे इसमें टोटल कंप्लीटेड वेव कितनी बन रही है? एक जो मैंने बनाया, 2, 3, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, क्योंकि जो ऑर्बिट नंबर होता है उतनी कंप्लीटेड वेव बनाता है इलेक्ट्रॉन। ये भी आगे प्रूव हो जाएगा। एनीवे, अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। शुरुआत नहीं से, सर। हाँ शुरुआत से बोल एक बार दिखा देता हूँ। तो शुरुआत हुई थी यहाँ से कि दुनिया में 2 टाइप के नेचर होते हैं, पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। जनरली आपकी दुनिया में जो भी पाया जाता है उसको हम जनरली पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर देते हैं और वो एक्सप्लेन हो भी जाता है। लेकिन जब हम एटॉमिक रेंज में जाते हैं तो मूविंग पार्टिकल के ऊपर डुअल नेचर देखने को मिलता है। डी ब्रॉगली नाम के एक आदमी ने इसके ऊपर बात की और उसने बोला कि जो भी मूविंग पार्टिकल होता है, चाहे वो आपकी दुनिया का हो चाहे एटॉमिक रेंज का हो, ठीक है, उसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ लैम्डा हमेशा उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जब फाइनल फॉर्मूला बनाया तो वो ये आया। लाइट के लिए हमने ये फॉर्मूला प्रूव भी कर लिया, क्योंकि लाइट की एनर्जी पार्टिकल नेचर के हिसाब से, वेव नेचर के हिसाब से hν/c/λ थी, पार्टिकल नेचर के हिसाब से E = mc² था। दोनों को बराबर करोगे तो लाइट मतलब लाइट के पार्टिकल के लैम्डा उसके h/ मोमेंटम के बराबर आती है। mc मतलब मोमेंटम हो गया। सो ऑफ कोर्स इट इज प्रूव्ड फॉर लाइट आल्सो। So this is known as de Broglie concept,
डी ब्रॉगली कंसेप्ट के ऊपर लोगों ने सवाल पूछा कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही क्यों आप वेव नेचर देख रहे हो, तो मैंने एग्जांपल दिया कि जो क्रिकेट की बॉल आपके जमाने में मूव कर रही है, उसके ऊपर जो वेव एसोसिएटेड है दैट इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। सो बहुत सिंपल आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल के ऊपर एसोसिएटेड वेव उसकी साइज से बहुत छोटी है तो बोल सकते हैं कि दैट इज नेग्लिजिबल। दैट मीन्स इन योर, मतलब मैं कहूँ डे टू डे लाइफ यू विल सी पार्टिकल नेचर। बट जैसे ही आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने लग जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में ही हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास पता है, वेलोसिटी पता है, जरा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए तो आपको लेमडा मिलता है एंगस्ट्रम के ऑर्डर में, मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर में। ऑफ कोर्स ये मिलता है आपको साइज ऑफ एटम, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइज ऑफ एटम के ऑर्डर में लेमडा है, तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर वेव नेचर है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कभी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं कर सकता, वो हमेशा एक वेव फ्रंट की फॉर्म में ही आगे बढ़ेगा। सो फाइनल कंक्लूजन ये आपके साथ। कोई कुछ कहना चाहता है प्लीज कहे, नहीं कहना चाहता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ बहुत ही आसानी से। देखो टफ चीजें कुछ नहीं है, अगर तुम चीजों को टफ मानोगे तो वो टफ है, ठीक है, लेकिन अगर तुम समझोगे तो सब चीजें बहुत आसान है, ठीक है। बेसिस है, ये बेसिस पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो फिर आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती ये बोलोगे नहीं मैं तो नहीं समझूंगा, तो फिर अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है, वो आगे चल के और बड़ी होती जाएगी। तो आपको जैसे 1 2 3 4 2 into 2 4 समझने के लिए 1 2 3 4 तो याद करना पड़ा था ना आपको, तो वही है। आप 1 2 3 4 पे ही क्वेश्चन मार्क उठाने लग जाओ कि नहीं 1 के बाद मैं नहीं मानूंगा 2 आता है, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे टेबल्स, वही मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं जो कि बिल्कुल आपको बेस की तरह यूज करनी पड़ती है, और उनमें से एक चीज ये है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये बेस है आगे की दुनिया का, ठीक है। बोर्स मॉडल तक इसकी जरूरत नहीं थी, बट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बोर्स मॉडल तक ऑर्बिट की दुनिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आगे चल के ऑर्बिटल्स भी आने वाली है, तो वो कैसे आएंगी, कैसे हम बोलेंगे कि एक ही ऑर्बिट में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से एक की एनर्जी कम है एक की एनर्जी ज्यादा है, आप नहीं बोल पाएंगे जब तक आप वेव नेचर को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दीज आर द बेसिस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर देम। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? चलिए, तो सवाल कितने टाइप के बनते हैं, तो ऑफ कोर्स जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसके अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको बता देता हूँ। एम मास का पार्टिकल है, वी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, लेमडा एसोसिएटेड कितना, सो लेमडा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं h/mv, बहुत ही सिंपल, या h/p, ये आपका पहला फॉर्मेट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन कभी कभी आपको मास और वेलोसिटी नहीं गिवन होता, कभी कभी क्या गिवन होता है, कभी कभी जैसे पहला केस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं आपको मास वेलोसिटी ना दे लेकिन काइनेटिक एनर्जी दे दे पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे आप इस फॉर्मूले में इंक्लूड करोगे, तो आप जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ½ mv²। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको चाहिए एम बी, क्योंकि लेमडा तो h/mv के बराबर है मोमेंटम, ठीक है, तो आपको मोमेंटम चाहिए, तो आप क्या करिए मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो ये आपका मतलब मल्टीप्लाइंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ईच साइड बाई मास, मास से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मुझे क्या मिलेगा, मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का होल स्क्वायर, दैट मींस दैट इज हाफ p स्क्वायर। सो इससे मुझे क्या मिल सकता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/ke, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, दैट मींस p की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या आती है 2m/ke के बराबर, ठीक है। दैट मींस इस केस में जब आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, मास गिवन हो, वेलोसिटी सीधा गिवन ना हो, तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, और तब आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h/√2m/ke। सो दिस विल बी योर सेकंड फॉर्मूला। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको मास वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दिया जाता,
कभी कभी आपको क्या दिया जाता है, मास दिया जाता है और काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है। तो या तो आप काइनेटिक एनर्जी से इसको सॉल्व करके पहले वेलोसिटी निकालो और फिर आप फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप सीधा ये फॉर्मूला ही याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला उसी फॉर्म से निकला है। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। तो जब आपको मास और काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तब आप इस तरीके का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है बात? बोलिए, यस कुछ सर। कहना चाहते हैं? जी सर। सिमिलरली क्या है, कई बार आपको आपको जो मतलब यही सेम चीज किसकी फॉर्म में दी जाती है, चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, तो चार्ज एक्सीलरेटेड बाय अ वोल्टेज v। कभी कभी आपको इस फॉर्म में दिया जाता है कि आपको m मास नहीं दिया गया, आपको दिया गया q चार्ज है और उसको v पोटेंशियल ड्रॉप में चलाया गया है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं एनर्जी तो कंजर्वेशन हो गई होगा। दैट मीन जितना काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेंगे, उतनी आपकी क्या होगी, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन होगा उतनी आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट मीन्स सेम तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर आपका पार्टिकल 0 स्पीड से स्टार्ट हुआ और उस चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा के उसको मूव करा दिया गया, उसकी वेलोसिटी आ गई थी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी सेम एज व्हाट, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब भी चार्ज और पोटेंशियल ड्रॉप गिवन हो आपको, तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं, क्या, वर्क डन। और वर्क डन कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप। सो दैट विल ऑलवेज बी क्यू इनटू वी। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स अब आप लेमडा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अगर आपको क्यू चार्ज का पार्टिकल वी पोटेंशियल ड्रॉप में एक्सेलरेट करा के दिया गया हो, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के ई। और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। दैट मीन्स जो भी उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आई है वो Q इंटू वी के बराबर ही होगी। सो तीसरा जो रूल है, या तीसरा जो इफेक्टिव फॉर्मूला है लैम्डा का चार्ज और पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में, वो ये है। Q क्या है भाई आपका, चार्ज। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी बोलते हैं ना कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप से एक्सेलरेट कराया, बताइए उसके ऊपर एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है। समझ में आई बात? तो 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कराने का मतलब क्या है कि जितना काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड ने किया वो किसमें कन्वर्ट हो गया, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस कैन बी रिटन एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, और इवन मैकेनिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाएगा, फिजिक्स वाले सब चैप्टर 5 में वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ाएंगे। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में तो है ही, क्लास 12 का पहला चैप्टर। सर इसे फिर से समझाइए ना। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हैं जैसे वर्क कैथोड डन रेज, बाय इलेक्ट्रो कैथोड सर वो रेज। पहला नहीं, नहीं तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कोई भी, इसके ऊपर सर, इसके ऊपर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वर्क डन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q traveling in a potential difference of V volt is equal to work done electrical is equal to charge multiplied by potential difference। ये फॉर्मूला होता है, सो Q into V। तो ये you need to remember for now।
क्योंकि मैं आपको फिजिक्स तो नहीं पढ़ा सकता, सॉरी, है ना, मेरा चैप्टर तो केमिस्ट्री का है। एनीवे ये फिजिक्स में आएगा, चिंता मत करिए, अभी के लिए आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं। जैसे याद करिए, मैंने आपको कैथोड रेज में बताया था कि चार्ज पार्टिकल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बताया था या नहीं बताया था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस, और जो इतने वोल्ट की बैटरी लगी है वो है पोटेंशियल ड्रॉप वी वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वी। अब सोचिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना, तो वो पक्की बात है कि उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। और यहाँ पे उसकी स्पीड अगर 0 थी और यहाँ पे उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 थी और वहां से उसकी स्पीड v हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके ऊपर, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके किसकी वजह से आई होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और वो कितनी होती है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में की काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर वो v पोटेंशियल ड्रॉप से जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ev, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में लिखते हैं। तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का E और पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V, सो E into V will be the kinetic energy of the electron, which is getting accelerated by an electric field of voltage difference V, and the charge on the electron is E। समझ में आया? कौन बोला था भाई? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप ये चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये पूरी तरह से फिजिक्स है। बोलिए। हेलो। हो गया सर, हम्म, समझा। यस सर, ओके। तो ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला अलग कलर से दिखा लिख देता हूँ। So this is the formula that you need to remember. ओके, चलो। सो बहुत ही आसानी से अब आप क्या है, कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो सवाल हैं, उनको आप सॉल्व करिए, देखिए आप लेमडा निकाल पाते हैं या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, देखा जाए। क्वेश्चन, सो व्हाट इज द डी ब्रॉगली wavelength for a hydrogen atom moving with a velocity of 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। atomic mass of hydrogen is equal to 1 AMU। चलिए, निकाल दीजिए जरा, इसको सवाल को सॉल्व कर दीजिए।
चलिए, सो शाहबाज जी ने आंसर दे दिया है, देखना पड़ेगा ये सब सही है या नहीं है। चलिए, सो हमें बताना है, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट। हम सब जानते हैं 1 AMU कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमें मास पता है, दिस इज मास, और उसकी वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी कितना गिवन है, 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एटॉमिक मास, मास पता है, वेलोसिटी पता है, मुझे इसके ऊपर एसोसिएटेड लैम्डा की वैल्यू चाहिए कितनी है। सो ऑफ कोर्स लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h हो गया 6.625 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना है भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितनी है, 2000। MKS यूनिट सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ मैं, मास किलोग्राम में, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में, और टाइम सेकंड में। सो MKS या SI जो भी यूनिट सिस्टम है उसको आप फॉलो करिए। आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपको मिलता है लैम्डा एसोसिएटेड इज इक्वल टू 6.625 डिवाइड बाई 1.67, और इसके 3 जीरो को इससे उड़ा दीजिए तो ये 27 से 24 बचेगा, तो ये 2 आ जाएगा। इनको अलग कर लीजिए, ऊपर है 10⁻⁻34 और नीचे है 10⁻⁻24। ठीक है, सो 24 34 कैंसिल होंगे तो 10⁻⁻10 बचेगा, बचेगा या नहीं, बोलिए। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.97 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, मतलब approximately 1.97 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज योर आंसर। बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो समझने में? आ गया था सर, सिर्फ मैथ्स नहीं कर पाया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब चीज़ों को सॉल्व करना होता है, तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। एक दो सवाल और देखते हैं अपन लोग टेक्निकल टाइप के। ठीक है, आई थिंक किसी ने DPP में भी सवाल पूछा था, DPP में एक दो सवाल हैं इसके ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाली DPP का, इसके ऊपर बेस्ड है, तो बिल्कुल आप DPP के सवालों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल देखते हैं, एक दो सवाल, अच्छा सवाल मिल जाए। देख, नहीं तो DPP वाला सवाल ही सॉल्व कराएंगे। चलिए अगला सवाल सॉल्व करिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट द de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through potential difference of 100 किलोवोल्ट। सॉल्व करिए। सर क्वेश्चन फिर से बताइए। लिखा हुआ है सामने, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या? Calculate the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through potential difference of 100 kilovolt। खालिद जी बोलिए। कैलकुलेट, समझ में आया? द de Broglie wavelength associated with motion of
अर्थ m approximately 6 into 10 power 24 kilogram. Orbiting around sun at a speed of 3 into 10 power 6 meter per second. चलिए इनके आप आंसर निकालिए, देखिए आपसे हो पा रहा है या नहीं। और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टीपीपी 3 ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।
हो गया? बोलिए अली अहमद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? नहीं हो रहा है सर, मैच नहीं हो रहा है। वेरी गुड। गुलजार अहमद जी, एक उमेर उमेर सर, आपसे हो रहा है नहीं? हाँ भाई उमेर ट्राई सर आप। कर रहा हाँ सर, 3.8 into 10 power 19. Answer question number 1, if I am not wrong, sir. वाह साहब, शाहबाज जी, हर बार शाहबाज जी बहुत बढ़िया। आपका आंसर सही निकलेगा नहीं निकले एटलीस्ट, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए कोई बात नहीं, आंसर कोशिश करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आंसर आए ना आए वो आने लग जाएगा बाद में, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए, ये बात पक्का है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले केस में। पहला केस में क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 किलोवोल्ट्स। ठीक है, मतलब 100 किलोवोल्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको हमने मूव कर एक्सीलरेट कराया, तो नो डाउट जीरो से स्टार्ट हुआ होगा। उसका जो भी एक्सीलरेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी आया है वो किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन की वजह से, मतलब Q इंटू वी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम सीधे ही लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने नंबरिंग नहीं किया तो थोड़ी दिक्कत है। पहला सवाल कौन सा दिया था? यही था, ही थी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ ताकि समझ में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो अब आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो आपको पता है ही, ई के बराबर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो भी हमें गिवन है, कितना? 100 किलो वोल्ट। सो दैट मीन्स 10 इज पावर 100 इंटू 10 इज पावर 3 वोल्ट, दैट मीन्स 10 इज पावर 5 वोल्ट। ये हमें क्या क्या पता है? वोल्टेज पता है। ठीक है, लेमडा का फॉर्मूला वोल्टेज की टर्म्स में क्या होता है? h अपॉन अंडर रूट 2m QV। लगा दीजिए, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q कितना है? E, और चार्ज कितना है, मतलब वोल्टेज कितना है? 10 पावर 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये मिलेगा 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम में। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और वी की वैल्यू कितनी है? 10 पावर 5। ये सब का सब रूट के अंदर है। सॉल्व कर लीजिएगा फिर से थोड़ा ढंग से, तो आ जाएगा 6.625 10 पावर माइनस 34। साइंटिफिक नोटेशन में है, 10 की पावर को हमेशा अलग ही रखिए तो फायदा है। और अंदर मिलेगा 2 को अलग कर लेता हूँ, 9.1 को अलग कर लेता हूँ, 1.6 को अलग कर लेता हूँ। सो 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6। बाकी सब 10 की पावर में है तो उनको अलग कर लो। सो 10 पावर माइनस 31 है और 10 पावर माइनस 19 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे? 10 पावर माइनस 31 और 10 पावर माइनस 19 जुड़ जाएंगे और प्लस 5 घटेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 31 में 9, 40, 50। 10 पावर माइनस 50 प्लस 5 मतलब 10 पावर माइनस 45। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अंडर रूट के लिए तो भाई सीधी सी बात है कि अगर अंडर रूट 10 पावर माइनस 45 की जगह अगर 44 हो तो वो बाहर निकल आएगा 10 पावर माइनस 22 की टर्म्स में, तो फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है, ये 10 के मल्टीपल में आ ही जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं एग्जैक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। ठीक है, सो 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 तो हो जाएगा 29.12। तो उसको मैं लिख देता हूँ 2.912 और एक 10 का मल्टीप्लाई आगे कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा?
6.625 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 2.912 अंडर रूट में, और बाहर निकल आएगा 10⁻⁻22। ठीक है, ओवरऑल 10⁻⁻44 बचा था अंदर, तो वो बाहर निकल आया 10⁻⁻22 के ऑर्डर में। ये आप कैंसिल कर दीजिए, 22 और 34 मतलब 10⁻⁻12 बचेगा। सॉल्व कर लीजिए। सो 6.625 अंडर रूट की वैल्यू निकाल लीजिए 2.912। ठीक है, सो अंडर रूट निकाल लीजिए 2.912 का, तो कितना है, कितना आएगा, अराउंड 1.7 के लगभग आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 3 का अंडर रूट 1.73 होता है। तो अंडर रूट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं थोड़ा जो भी सॉल्व कर लीजिए, दैट विल कम्स अराउंड 1.7 के लगभग, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻⁻12 मीटर्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके, बोलिए। अली अहमद जी, गुलजार अहमद जी। जी सर। तो 10⁻⁻29 के ऑर्डर में तो नहीं आएगा रजाउल हक जी, ठीक है, बट ये जो है ये आंसर आएगा 10⁻⁻12 के ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, 29 के ऑर्डर में आया मतलब आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ठीक, सर ये इतना बड़ा मैथ है सर, गलती तो होगा, मिस्टेक होगा ना सर। अब भाई इतना बड़ा मैथ क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, अंडर रूट लेना है। अब ये तो क्लास 9-10 में तक आपने सीखा होगा, तो ये मैथ तो नहीं बोल सकते आप। मैथ तो ये होता है भाई साहब, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस 15 डेल एक्स बाई डेल टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मैं मैथ मान सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना मैथ है यार, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कॉमन सेंस है भाई, ये तो 10th क्लास तक मल्टीप्लाई डिवाइड तो सीखा ही होगा ना आपने। दिस इज Yes, नॉट sir. दिस इज नॉट मैथ। आप बेमत बोलिए मैथ है, तो इतना तो मैथ सबको आना चाहिए। मार्केट में जाते हो, सामान खरीदते हो, 423 रुपए का 500 रुपए का नोट देते हो, तो पता चलता है ना आपको कितना वापस मिलना चाहिए। तो तुम बोलो अरे ये तो बहुत टीडियस है, ये तो मैथ है। नहीं भाई, ये मैथ नहीं है, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप मैथ के चक्कर में मत मानिए, क्योंकि अगर ये मैथ है तब तो मोल कंसेप्ट में तो आप लोग फिर सवाल ही सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट में तो इससे भी 10 गुना कैलकुलेशन होगा। फिर क्या करेंगे आप? वो तो आप छोड़ देंगे, बोलेंगे ये चैप्टर तो मैथ का चैप्टर है। नहीं भाई, इतनी मैथ जरूरी है, इतना मैथ तो आना चाहिए भाई, बेसिक सी बात, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। चलिए एनीवे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये सन और अर्थ के बीच का सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि आपके पास अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अर्थ का मास जो है वो गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो सीधे ही फॉर्मूला लग जाएगा इस केस में। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का मतलब अर्थ है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है वो भी आपको गिवन है, कितना है, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस। तो एम मास का पार्टिकल है, वी स्पीड से जा रहा है, तो दोनों ही आपको पता है। सो लैम्डा एसोसिएटेड ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सो एच हो गया कितना, 6.625 × 10⁻34। एम कितना है, मास ऑफ अर्थ हो गया, और वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁻6। सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर होगा। सॉल्व करने के लिए 10 की टर्म्स को अलग कर लीजिए, बाकी टर्म्स को अलग कर लीजिए। 6.625 डिवाइड बाई 18, तो ये हो गया अलग, ऊपर मिलेगा 10⁻34 और नीचे मिलेगा 10⁻30। तो ये ओवरऑल दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 6.625/18 × 10⁻64 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ इतना बड़ा है, इतना मैसिव है,
कि उसके ऊपर वेव नेचर एसोसिएटेड 10⁻⁻64 के ऑर्डर में है, जो कि किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट सवाल दिया था तो हमें सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अर्थ की साइज के हिसाब से 10⁻⁻64 क्या ही काम का है, नेग्लिजिबल। अर्थ इज अ पार्टिकल इन नेचर, अर्थ नेवर एग्जिबिट वेव नेचर, प्रूव होता है इससे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है DPP 3 का, ये किसी ने आई थिंक कल भी मेरे से पूछा था डाउट में, तो मैंने उनसे बोला था कि आप एक दिन रुकिए, अगली क्लास में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया है, तो अब ये जरूर आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें आपको मजा आएगा। अगला जो सवाल आता है वो होता है नंबर ऑफ वेव्स formed by an electron moving in nth orbit of hydrogen like atom। इसके ऊपर सवाल आ सकता है, जैसे कोई बोले कि मेरा इलेक्ट्रॉन 10th बोर्ड ऑर्बिट में है, बताओ वो कितनी पूरी वेव्स बना रहा है। तो आप बिल्कुल एक छोटे से डेरिवेशन से एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा पास एक Z एटॉमिक नंबर वाला एटम है और उसके nth ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सो ऑर्बिट का नंबर क्या है? nth, n ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मुझे बताना है कि कितना नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म, मतलब पूरी वेव्स कितनी बनाई। मान लेते हैं p वेव्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब सोचिए p वेव्स का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब वेव बनाएगा ऐसे ऐसे चलेगा तो वो कंप्लीट p वेव बना लेगा। ठीक है, मतलब एक वेवलेंथ मतलब इतना, 2 वेवलेंथ मतलब इतना, 3 वेवलेंथ मतलब इतना, 4 इतना, 5 इतना, 6 इतना, मतलब टोटल मिला के कितनी वेव्स बनाई उसने? p वेव्स बनाई। तो बताइए आप क्या लिख सकते हो अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है? तो यू कैन राइट कि जो अगर p वेव्स बनाई तो टोटल सरकमफेरेंस nth ऑर्बिट की कितनी होगी? 2πRn के बराबर। और 2πRn किसके बराबर होना चाहिए? p टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर। बोलिए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई लैम्डा मतलब एक वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन ने p वेव्स बनाई है nth ऑर्बिट में, तो 2πRn पूरी सरकमफेरेंस को कितनी वेव ने कवर किया? p वेव्स ने कवर किया। मतलब कितनी डिस्टेंस है वेवलेंथ के ऑर्डर में? p इंटू लैम्डा। ये आपका पहला इक्वेशन। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लैम्डा एसोसिएटेड जो है वो कितना होता है? इन वेवलेंथ एसोसिएटेड लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन वन, सो यूज 2 in 1। क्या मिलेगा आपको जब आप 2 को 1 में यूज करेंगे? आपको मिलेगा 2πRn is equal to p times of h upon mass of electron into velocity of electron। थोड़ा ढंग से लिखिए इसको तो आपको मिलेगा 2π MEVN को उस तरफ लेके चले जाइए, मिलेगा 2π ब्रैकेट के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ h। और हम जानते हैं यूजिंग बोर्स मॉडल, NH upon 2π ऐसा। बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट मतलब ME VN RN should be equal to NH upon 2π। So this is equation 4, this is equation 3। So use 4 and 3, आपको क्या मिल जाएगा? 2π NH upon 2π is equal to P times of H। 2π कैंसिल हो गया, H कैंसिल हो गया। यहाँ से प्रूव होता है नंबर ऑफ वेव्स P is equal to N। समझ में आई बात? इससे क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रहता है वो उतनी ही वेव्स बनाता है। जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो वो 2 कंप्लीट वेव्स बनाएगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 2021 ऑर्बिट में है तो वो 2021 वेव्स कंप्लीट बनाएगा, तब जाके आपका ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
बोलिए उमेर सर बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। मोहम्मद खालिद भाई कुछ तो पहन लो यार। हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। सो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। तो जो भी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाता है, n के बराबर बनाता है। सो दिस यू शुड रिमेम्बर। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, क्वेश्चन क्या आता है कि द जैसे वो न्यूमेरिकल टाइप के सवाल, द नंबर ऑफ वेव्स formed by an electron moving in 2020th excited state for hydrogen like atom will be खाली स्थान। आंसर क्या आएगा बताइए? 2021. बिल्कुल, क्योंकि 2020th excited state मतलब n की वैल्यू 2021 है। सो दिस विल बी योर आंसर। खत्म, समझ में आया? Yes, sir. चलिए फिर, अब आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले अपन लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर पढ़ेंगे अपन लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर फाइनली हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम की। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। चलिए, क्लियर है? सर Yes, आज का sir. नोट्स फॉरवर्ड कर देना सर। क्या क्या क्या? आज का नोट्स Screenshot, फॉरवर्ड sir. कर देना सर। भाई नोट्स तो मैं हर दिन का ही भेजता हूँ, ये तो एक ड्यूटी हो गया है मेरा। चलिए, अच्छी बात है, फॉरवर्ड कर दिया। Thank you, sir. बिल्कुल, बाय बाय, टेक Thank केयर। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर Bye, बाय sir. सर। टेक केयर उमेर सर। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ भाई साजिद जी कौन था? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बाय Bye, sir. Bye. बाय। Bye, sir.